हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा आगे का पार्ट। तो जैसा कि हम नमक यात्रा को पढ़ रहे थे, नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स को गांधी जी की कद काठी पे हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसमें दावा किया गया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी ज़मीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। लेकिन इस हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। लेकिन एक हफ्ते में ही इस पत्रिका की सोच काफ़ी बदल गई। टाइम्स ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया। अब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर बुलाने लगे। ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। संवाद देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो नमक यात्रा है वो 3 चरणों में थी। पहला, ये वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिका प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरे, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी हिस्सा लिया था। ओके। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि नमक यात्रा के दौरान अंग्रेजों को ये एहसास हुआ कि अब उनका जो राज्य है वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू कर दिया। पहला गोल मेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। जैन 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पे सहमति बनी, जिसकी शर्त में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था। सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना इत्यादि शामिल था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का ही आश्वासन मिला। वार्ता मतलब तो आप जानते ही हैं, बातें, यानी केवल लोगों ने बड़ी बड़ी बातें ही की कि हाँ हम साथ देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जो रियल सपोर्ट है वो नहीं मिला। आई एम सॉरी, वॉइस नहीं आई एक्चुअली। एज़ यू नो कि मुझे थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके। पृथक निर्वाचिका के बारे में समस्या। गोल मेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा था, पहला, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप से लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहें? अभी अस्पृश्य क्या होता है? पृथक निर्वाचिका में उनके प्रति कलंक का यह भाव मजबूत हो जाएगा। अस्पृश्यता का विनाश किया जाना चाहिए। आप इसे
दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, जैसे पहले होता था ना कि इन्हें नहीं छुएंगे, ये छोटे लोग हैं, छुआछूत। ओके, तो ये वही है। जैसे नहीं होता था कि ब्राह्मण है तो वहाँ नहीं पानी पिएंगे, यहाँ नहीं जल ग्रहण करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन नवंबर 1931। महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा, वे सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे। विलिंगन ने लिखा कि अगर गांधी न होते तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाते हैं उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहते हैं, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिका प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच में रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। इट्स नॉट माई वर्ड्स, ये हम नहीं कह रहे, ये इस बुक्स में लिखा है। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को ज़बरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में कार्य करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद ही 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ। महात्मा गांधी और जवाहरलाल दोनों ही हिटलर व नाज़ियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला किया कि अगर अंग्रेज़ युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राज़ी हो तो कांग्रेस उसके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया और युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता जितने भी प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का भी आयोजन कर दिया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुत इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब वह कांग्रेस, मुस्लिम और ब्रिटिश शासन 3 धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें राजनीतिक लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और वे आए यहाँ पर और वार्ता की गई। भारत छोड़ो, वैसे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा ना, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कब हुआ, कैसे शुरू हुआ, एक्सेट्रा। उससे पहले ये जानते हैं सतारा क्या होता है। वैसे किसको किसको पता है कि सतारा क्या होता है? मतलब अगर आपने एनसीईआरटी पहले रीड कर ली हो तो आप लिखिएगा ज़रूर कमेंट में। ओके, 19वीं सदी के आखिर में जाति व्यवस्था और जिम्मेदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक और गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफानी दलों के साथ मिलकर एक प्रति सरकार की स्थापना कर ली थी। उन्होंने जन अदालतों का आयोजन किया था तथा रचनात्मक कार्य भी किए।
कुनबी किसानों ने दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रदेश सरकार सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 के चुनावों में भी चलती रही। तो आपका चैप्टर यहीं स्टॉप होता है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन का एक बेस ले लेते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुआ, जिसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। इसमें गांधी जी को तो फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता जो थे उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि वे ये जो आंदोलन चल रहा है वो इसे रुकने नहीं देंगे। ओके, और कांग्रेस ने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा, पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्रता सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेज़ ने आंदोलन के काफ़ी सख्त रवैये को अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में बहुत टाइम उन्हें लग गया। एक तो एज यू नो कितने सारे लोग हैं इंडिया में ना, कितने सारे स्टेट्स हैं, तो उन्होंने दबाने की कोशिश तो की आंदोलन को, बट फिर भी क्योंकि हर गली हर जगह स्टार्ट था तो 1 ईयर तो लग ही गया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी भी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात भी की और फिर 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। उस समय वायसराय लॉर्ड वावेल थे, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन भी करते थे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया। कल हम पढ़ेंगे आखिरी बहादुराना दिन एंड जानेंगे कि आखिर ये क्या है। सो थैंक यू, एज स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून विद अस। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।